Hello everyone, my name is Devadatta Das. I have completed BE in Metallurgical Engineering. दोस्तों, आज से मैं मटेरियल साइंस के ऊपर एक वीडियो सीरीज चालू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम मटेरियल साइंस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे। ये उन सभी लोगों के लिए है, खास करके जो स्टूडेंट्स है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक गेट, एसएससी, जेई, बार्क, इसरो, या फिर हम जॉब होल्डर को भी ले सकते हैं कि इस टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का नाम है मटेरियल साइंस के अंतर्गत क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल साइंस की डेफिनेशन क्या है। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स एंड हाउ दोज प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय ए मटेरियल्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे एक रेड कलर का अंडरलाइन किया हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो मटेरियल साइंस में होता क्या है, हम जो सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है उसको हम डीपली स्टडी करते हैं और वो प्रॉपर्टीज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं बाय मटेरियल्स कंपोजिशन एवं स्ट्रक्चर के द्वारा। तो इसको मटेरियल साइंस कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी एक जो सॉलिड मटेरियल की निर्माण होती है वो किस प्रकार की होती है, तो हम देखते हैं। तो जो सॉलिड मटेरियल बनती है वो कुछ इस प्रकार की बनती है। सबसे पहले एटम्स आते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर क्रिस्टल्स बनाते हैं, फिर क्रिस्टल्स मिलकर ग्रेन्स बनाते हैं और ग्रेन्स मिलकर फाइनली मटेरियल का निर्माण करते हैं। ये मैं सॉलिड मटेरियल की जो किस प्रकार से निर्माण होती है उसका बता रहा हूं। तो हो आपको बेसिक आइडिया आया होगा किस प्रकार की एक मटेरियल की निर्माण होती है। नेक्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फेजेस। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट फेजेस की। दोस्तों, ये जो हमारा नंबर 1 डायग्राम है, तो इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एटम्स को मैं लिया हूं। यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर्ड वे में है और सिस्टमेटिक वे में है। हम अगर इन्फिनाइट तक चले जाएंगे तो हमें सेम रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिलती है एटम्स अरेंजमेंट का। हम कोई भी डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन, या फिर हम लेंथ विड्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो हम कोई भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें एकदम सेम रिपीटेटिव एक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, ये सॉलिड की होती है नॉर्मली। तो ये सॉलिड की हुई। दोस्तों, ये नंबर 2 जो डायग्राम है, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी एटॉमिक अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उनका जो ऑर्डर्ड है वो लिमिटेड है, मींस शॉर्ट रेंज के लिए है, लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है। तो ये बेसिकली डिनोट करता है एक लिक्विड फेज की क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये हमें लिक्विड फेज की क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। और फाइनली आप अभी इजीली गेस कर सकते हैं जो तीसरा वाला डायग्राम है वो किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यस दोस्तों, ये गैस की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमें जो एटॉमिक अरेंजमेंट मिलता है
क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है वो एकदम रैंडम होता है, मीन्स जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ना ही इसमें शॉर्ट रेंज में कुछ ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ना ही लॉन्ग रेंज के लिए कुछ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलता है एटम्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, मटेरियल साइंस पूरा का पूरा एक प्रॉपर्टीज के ऊपर है, सॉलिड मटेरियल्स के ऊपर, तो थोड़ा हमें प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम ह्यूमन के लिए नेचर का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स हम बात करते हैं तो हम 8 घंटा सोते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करने के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हम जो है जमीन के ऊपर रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रह पाएंगे। तो ये कुछ हम लोग का नेचर है। सिमिलरली हम जो मटेरियल्स होता है या फिर सब्सटेंस होता है, उनके लिए हम जो शब्द में लेते हैं वो लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि कोई मटेरियल की प्रॉपर्टीज सुना जाता है कि ये मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या फिर ये मटेरियल काफ़ी हार्ड है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग हार्ड ये सब हम बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो कभी कभी हम ये सुनते हैं कोई मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वो मटेरियल अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कितने अच्छे से जाने के लिए या फिर फ्लो होने के लिए दे रहा है, वो हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसीलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो मटेरियल की होती है उसके हिसाब से हम डिफरेंट एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकते हैं और हम वो मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो हम टंगस्टन का लेते हैं। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस अराउंड होता है। तो नॉर्मली इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है, इसीलिए हम देखते हैं जो विद्युत का बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके अंदर में जो फिलामेंट होता है वो नॉर्मली टंगस्टन का होता है, क्योंकि ये बहुत इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके लिए उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारा विद्युत बल्ब है वो लंबे समय तक टिका रह सकता है। सिमिलरली बहुत सारे जो एप्लीकेशन होता है तो हम उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज को देख के हम डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी देखते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैसे हम डिफाइन करते हैं या फिर कैसे हमें मिलता है। तो दो प्रकार से मिलता है। एक तो हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल्स। जो मटेरियल्स के अंदर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड के अंदर में कैसा हमें मिलने वाली है या फिर कैसा रहेगा उसका प्रॉपर्टीज। या फिर सेकंड जो हुए हैं उसमें हम द मैनर इन व्हिच एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड और पैक्ड। एक जो अरेंजमेंट है, एक निश्चित अरेंजमेंट होता है या फिर कोई जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, उससे भी हम पता लग सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पर हम ये सॉलिड का एग्जांपल जो डायग्राम 1 है, सॉलिड मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एटॉमिक अरेंजमेंट के हिसाब से कि हमें कौन सी प्रॉपर्टीज मिलेगी, ताकि हम कौन सा एप्लीकेशन में उसको लेंगे ये हमें पता चल सके। तो यहाँ तक होप क्लियर होगा। तो अगला हम देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो बेसिकली ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है एक क्रिस्टलाइन मटेरियल में। तो
उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे जो एटम्स है, हम ये एटम्स को यहाँ पे अगर एटम्स लिए हैं तो सिमिलरली आयंस को भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी ले सकते हैं। जो सर्किल बनाया हूं मैं, इसमें हम तीनों को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जैसे कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल में देखने के लिए मिलता है, तो हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं कितने प्रकार की मटेरियल होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया क्रिस्टलाइन और दूसरा हो गया नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर इसको अमोर्फस कहते हैं। अमोर्फस जो एक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शेपलेस। तो चलिए हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम अगर डिफरेंस देखेंगे, तो जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं उनके अंदर में जो एटम्स का या फिर आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का, ये जो सर्किल में बनाया हूँ, ये सर्किल्स डिनोट करता है एटम्स को, आयंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को, किसी को भी कर सकता है। तो इसीलिए सभी लोग इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह के बोलते हैं। तो हम भी ये टर्म को अभी से यूज में लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर मैं बोल रहा हूँ तो या वहाँ पे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, रिपीटेटिव अरेंजमेंट होता है। हम वो लॉन्ग रेंज तक होता है। हम अगर इनफिनाइट तक भी चले जाएंगे कोई डायरेक्शन में, एक्स हो या वाई डायरेक्शन में, तो हमें सेम एक रिपीटेटिव ऑर्डरली एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। और बात करें अगर नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की, इसके अंदर में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो शॉर्ट रेंज तक का होते हैं और रैंडम ऑर्डर्ड में होते हैं, मींस रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। बात करें अगर सेकेंड डिफरेंस की, तो जो नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, अमोर्फस मटेरियल जिसका अर्थ होता है शेपलेस, तो उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है। और क्रिस्टलाइन मटेरियल की जो शेप होता है वो डेफिनाइट शेप होता है, निश्चित एक शेप होता है। बात अब तीसरे डिफरेंस की करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं वो अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक को हमें अच्छे से जानना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनआइसोट्रोपिक का मतलब यह होता है कि हम ये क्रिस्टलाइन मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर लेंगे तो हम एटम्स का जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं या डायरेक्शन हम देख रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में भी वो एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी वो एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा है। हम अगर ये डायरेक्शन में भी जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रिपीटेटिव जो पैटर्न है या फिर अरेंजमेंट है, कंटिन्यूअस वो चलता जाएगा इनफिनाइट तक। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन हो गया, फिर ये डायरेक्शन हो गया, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो उसी को अनआइसोट्रोपिक कहा जाता है। और नॉन क्रिस्टलाइन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेचर होता है आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक मींस हम कोई भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें जो प्रॉपर्टीज मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। तो हम कोई भी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमें आइसोट्रोपिक मिलता है। तो क्रिस्टलाइन और अनिसोट्रोपिक आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्रिस्टलाइन और अनिसोट्रोपिक ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। तो बात अगर चौथे पॉइंट की या डिफरेंस की करें, तो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मींस पर्टिकुलर एक पॉइंट टेम्परेचर होता है वहां पे वो मेल्ट होना चालू कर देता है। जैसे कि अगर आयरन का हम देखेंगे वो 1539 डिग्री जैसे ही टच कर जाएगा तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। और अगर नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करें तो इनका रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग, मींस इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता है, ये एक रेंज में होता है। मान लीजिए कोई एक नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल का लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट,
तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा 220 से 240, तो वो धीरे धीरे वो मेल्टिंग होता है। बात अब करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की। तो फिफ्थ डिफरेंस हम एग्जांपल्स को लेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हूं मैं, 99% मेटल्स आर क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो जितना भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। तो इसका एग्जांपल हम बहुत सारे ले सकते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, काफी सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। और अगर इसका नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल के एग्जांपल याद रखेंगे तो ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, ये नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की एग्जांपल्स है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की निर्माण किस प्रकार से होती है। तो एक क्रिस्टल लैटिस प्लस एक बेसिस, मींस एक क्रिस्टल लैटिस और एक बेसिस मिलके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये डायग्राम से आप देखिएगा तो ये एक क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं नीचे भी लिखा हूँ, क्रिस्टल लैटिस नथिंग बट द 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो 3D अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो होता है आपका क्रिस्टल लैटिस। मींस ये जो है, जो क्यूब शेप में है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। और बेसिस होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, एटम्स होता है, आयंस होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसको उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जाता है। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर बेसिस को हम ये जो क्रिस्टल लैटिस के जो पॉइंट होते हैं उनमें उनको बिठा देते हैं, तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको अब समझ में आया होगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ड्राइंग हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। अब क्यूब बन गया, आप सभी फेस पे प्लस बनाएंगे, यहाँ से प्लस बनाएंगे और यहाँ से ऐसा बनाएंगे प्लस। सिमिलरली ये फेस को भी प्लस बनाते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से बनाते हैं फेस, इसका भी सिमिलरली बनाते हैं प्लस, और इसको भी करते हैं, और ये बॉटम वाला का भी मिलाते हैं अभी, और इसको भी करते हैं। अभी ये जो पॉइंट है इन सभी को मिलाते हैं, इसके साथ ये मिलेगा, सेंटर वाला मिलेगा सेंटर के साथ, लास्ट वाला मिलेगा लास्ट के साथ। सिमिलरली इसको भी मिलाते हैं, पहला वाला जो है वो पहले मिलेगा, फिर लास्ट वाला जो है, सॉरी मिडिल वाला जो है मिडिल में मिलेगा, और लास्ट वाला जो है वो लास्ट में मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इतना अच्छा ड्राइंग बना नहीं, लेकिन ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ऐसा आप बना सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों क्रिस्टल स्ट्रक्चर कई सारे ऐसे ब्लॉक को मिला के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर हम ये वाला ब्लॉक को ले लेंगे, ये वाला एक ब्लॉक ले लेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार के एक क्यूब मिलेगा।
तो ये वाला बॉक्स को हम इधर निकाले तो ये जो और ये जो उसका कॉर्नर है, लैटिस पॉइंट है, सब में एक एक एटम आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे क्यूब मिलके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारे छोटा छोटा जो क्यूब्स है उसको मिला के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो सबसे छोटा क्यूब हो जिसको मिला के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है उसको यूनिट सेल बोलते हैं, यूनिट सेल। तो बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिलकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जो है ब्राबेल लैटिस उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले मटेरियल साइंस के बारे में जाना, फिर मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उसके बाद से फिर हमने डिफरेंट फेजेस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किस प्रकार से दिखता है उसको जाना। बाद में फिर हम क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में जाना। फिर उसके बाद में लास्ट में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसको सीखा। और किस प्रकार के एक छोटा छोटा जो क्यूब होता है जिसको यूनिट सेल कहते हैं, ये बहुत सारे क्यूब जो मिल जाते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसको भी हमने सीखा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।